कभी खुश होना तो कभी गुस्से में आ जाना, कभी हंसने लगना तो कभी गम में डूब जाना। कहते हैं जिंदगी का नाम है कभी खुशी तो कभी गम। माइंड प्लस के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिवाक्षी ठाकुर और आओ समझे कि इस नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बाइपोलर डिसऑर्डर पर बात करने के लिए शामिल हुई हैं डॉक्टर अश्वेजा नागेश। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, फिल्मों में या सोशल मीडिया में जितना हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में समझा है वो ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड की समस्या होती है, मतलब मूड फ्लक्चुएट होता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर एग्जैक्टली है क्या? बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको हम आम तौर पे तेज़ी उदासी की बीमारी या मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो कहते हैं, ये डिसऑर्डर नॉर्मल मूड फ्लक्चुएशन से काफ़ी डिफरेंट होता है। नॉर्मल हमारा मूड फ्लक्चुएशन जो है वो सिचुएशन के अनुसार होता है, ठीक है। पर बाइपोलर डिसऑर्डर में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाई और लो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक व्यक्ति को नॉर्मल से ज़्यादा और नॉर्मल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल हफ्तों तक या कई महीनों तक अगर उनको उदासी लग रही है या उनको उतना हाई लग रहा है कि अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं या एक्सट्रीम हाई कॉन्फिडेंस के तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह की एक फ्लक्चुएटिंग मानसिक बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। और ये समस्या कितनी कॉमन है? इफ़ यू सी, इफ़ देयर आर 100 पीपल, ठीक है, 100 व्यक्तियों में एक पर्सन को उनके पूरी ज़िंदगी में कभी ना कभी बाइपोलर डिसऑर्डर आ सकता है। सो ऑलमोस्ट दैट इज़ द कॉमनैलिटी ऑफ इट। एक पर्सन इन एवरी 100 पर्सन्स कैन हैव दिस काइंड ऑफ एन इलनेस। ये बीमारी ज़्यादातर 15 से 25 उम्र के बीच में शुरू होती है और 40 उम्र तक ये डिक्रीज़ हो जाता है। एंड इस इलनेस की चेंजेस सेक्स के साथ उतना डिफरेंट नहीं है। मेन एंड विमेन में ऑलमोस्ट ये कॉमन ही होता है। मतलब आदमी या औरत किसमें ये बीमारी ज़्यादा होगी इसकी कोई संभावना नहीं। जैसे डिप्रेशन इलनेस में आप देख सकते हो कि विमेन में ये ज़्यादा होता है, पर बाइपोलर डिसऑर्डर में इसकी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों जेंडर्स में, मेन एंड विमेन में, ये इक्वली कॉमन है। तो डॉक्टर, ऐसा माना जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर 2 कैटेगरीज में होता है, एक में डिप्रेशन होता है, एक में मेनिया होता है। तो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उसमें किस तरह के लक्षण होते हैं। तो बाइपोलर डिसऑर्डर जब हम बताते हैं, नाम में ही है कि उसमें 2 पोल्स होते हैं, ठीक है। कभी उसमें डिप्रेशन की फेज़ हो सकती है और कभी उसमें तेज़ी की फेज़ हो सकती है। डिप्रेशन की फेज़ में हम ये देख सकते हैं कि व्यक्ति को नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दुख फील होना और बहुत ही जल्दी रोना आ जाना, रोने की मन करना, उनके एनर्जी में काफ़ी फॉल हो जाता है, उनके सारे सोच ऑलमोस्ट नकारात्मक हो जाते हैं, उनको ज़िंदगी में एक निराश सी आ जाती है, उनको ये यकीन नहीं होता कि आगे जाके ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा, मैं भी एक कैपेबल पर्सन हूँ। तो ऐसे एक पॉजिटिव थॉट जो हमें होता है वो कट जाता है और उनको ये लगने लगता है कि इस तरह की एक ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि हम मर ही जाए, ओके। एंड उनके पास्ट लाइफ के बारे में उनको पछताव आना शुरू कर देता है। वो जो भी करने चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उनके बॉडी उनको सपोर्ट नहीं करता। पूरे दिन उनको ऐसे लगता है कि मैं बेड पे लेटे ही रह जाऊं, कुछ भी ना करूं। एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ फिज़िकल सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे उनको नींद बहुत कट सकता है, सुबह जब उठते हैं टायर्ड लगता है, एंड उनके सेक्सुअल इंटरेस्ट्स डिक्रीज़ हो सकते हैं, भूख कट जाता है, कोई भी चीज़ जो नॉर्मली वो खुशी से करते थे वो कर नहीं पाते हैं। और कभी कभी इतना हद तक वो चला जाता है कि कुछ लोग सुइसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं एंड उनको आवाज़ें सुनाई देने लगती है विच से दैट आप अच्छा पर्सन नहीं हो, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हो। सो उनको बहुत डीमीनिंग वर्ड सुनाई देने लगते हैं एंड कभी ऐसे लगता है कि लोग सब हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हमें कुछ बुरा करना चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ एक डिप्रेशन की अवस्था दिखाई दे सकती है। वाइल ऑन द अदर साइड आप ये देख सकते हो कि उनको मेनिया की अवस्था आ सकती है,
जिसको हम आमतौर पे तेज़ी बोलते हैं। तेज़ी के टाइम पे वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लेवल पे होते हैं, उनकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी सोच बहुत ही फास्ट चलने लगता है, उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो फास्ट हो जाते हैं, एक जगह पे चैन से बैठ नहीं पाते हैं, उनको एक अंदर से ट्रिगर रहता है कि मैं वहाँ जाऊँ, यहाँ जाऊँ, ये काम करूँ, वो काम करूँ, सारी काम मैं अभी कर लूँ, सारी काम तुरंत हो जाए, ठीक है। इस तरह की एक रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है अंदर जब कोई उनको अपोज करते हैं, क्योंकि उनका थॉट उतना सकारात्मक हो जाता है इस टाइम पे कि उनको लगता है कि वो हर चीज़ कर सकते हैं जो नॉर्मली वो कैपेबल नहीं है। जैसे नई प्लान बनाना, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना, ज़्यादा खर्च करना, ज़्यादा पूजा पाठ करना, कभी रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में सोचना। सो इस टाइम पीरियड में जो वो करते हैं वो उनके जजमेंट में नहीं होता, जैसे वो एक्चुअल टाइम में, रियलिटी में नहीं रहते हैं, ठीक है। उनका जजमेंट उस हद तक ख़राब हो जाता है एंड उस टाइम पे जो उनको अपोज करते हैं या जो उनको काउंटर करते हैं कि ये नहीं करना है आपको और ये आप ऐसे कर रहे हो जो आप यूजुअली नहीं करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकते हैं, वो फिज़िकली अग्रेसिव भी हो सकते हैं एट टाइम्स। एंड कभी कभी अगेन इन दिस साइकोटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, रियलिटी के साथ उनका टच चला जाता है एंड अगेन वो आवाज़ें सुनाई देने लगते हैं उनको, जैसे भगवान की आवाज़ सुनाई देने लगती है, उनको ऐसे लगता है कि एक स्पेशल ब्लेसिंग मिला है उनको, भगवान का वरदान। मैं यही पूछने वाली थी कि ये आवाज़ें उनकी अपने दिमाग में ही होती हैं या फिर वो किसी और की आवाज़ें होती हैं? आवाज़ उनको अपने दिमाग में सुनाई देता है जो असल में नहीं होती। एक्चुअली वो उनको लगता है कि कहीं और से आ रहा हो, ठीक है। जैसे भगवान की आवाज़ उनके ब्रेन से कहीं बाहर से आ रहा है, जो उनको अलोन सुनाई दे रहा होता है, जो किसी और को सुनाई नहीं देता है। वो ऑफन वो वॉइसेस ऐसे होते हैं कि उनको डायरेक्टली बोला जा रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऐसे एक शक्ति दिया हुआ है, तुम इस संसार की ख्याल रख सकते हो, तुम्हें ये जिम्मेदारी मैंने दिया है। तो ऐसे एक वॉइसेस उनको सुनाई देने लग जाते हैं एंड दे स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, वो उस काम को करने लग जाते हैं, ठीक है। जो भी उनको लगता है कि पुअर पीपल है, वो जाके अपने पूरे बैंक अकाउंट जो भी पैसा है वो निकाल के देने लग जाते हैं, बिकॉज़ वो उनको अपने कैपेसिटी की जजमेंट चली जाती है एंड दे स्टार्ट टू गेट दिस डीप सेंस कि मैं किसी और को हेल्प करूँगा, उसकी मैं कैपेबल हूँ। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले लेते हैं। राइट। सो मेनिक फेज में एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक थॉट होता है, इतना सकारात्मक कि उन्हें लगता है कि सब कुछ वो ही करेंगे, ठीक है। नए इंटरेस्ट्स, ऑल ऑफ दिस। एंड उसके साथ उनको ऐसे लगता है कि लोग उनके बारे में जलते हैं बिकॉज वो उतने पावरफुल है, विच इज़ वाई दे ऑल्सो फील कि लोग हमें कुछ बुरा करेंगे एंड दे विल ट्राई टू गेट एंग्री ऑन देम। उनके ऊपर गुस्सा हो जाना, रैंडमली क्वारल्स में आ जाना, तो ऐसे करने लग जाते हैं। तो ये 2 फेजेस है बाइपोलर डिसऑर्डर का। पर द थिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ इन दोनों फेजेस के बीच में एक नॉर्मल पीरियड भी होता है। जैसे व्हाट वी ऑफन सी इज़ कुछ सीजनल वेरिएशन के साथ, जैसे डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव सीन हियर लोकली सर्दी में ज़्यादा आता है और सर्दी जाते ही वो नॉर्मल तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो कुछ 5-6 मंथ्स ये बिल्कुल ऑल राइट रहते हैं। अगेन जब गर्मी आ जाता है तब उनको तेज़ी चढ़ जाती है एंड मे बी 6-7 वीक्स ये तेज़ी का फेज़ रहता है, मैक्सिमम अप टू 3 मंथ्स एंड अगेन कुछ पीरियड ऑफ नॉर्मलसी रहती है। तो ऐसे एक साइक्लिक फेज़ चलता रहता है, नॉर्मल कभी उदासी, फिर नॉर्मल, कभी तेज़ी। सो ये फ्लक्चुएशंस चलते रहते हैं। तो पेशेंट इसी भंवर में फंस जाता है, कभी उदासी तो कभी तेज़ी। राइट। ठीक है डॉक्टर, अब जब आप हमें इसके लक्षण बता चुकी हैं तो इसके कारणों के बारे में कुछ बताएंगी? रीजंस इनके मल्टीफैक्टोरियल है। इनफैक्ट हम इसको पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं कि इसी वजह से ये बीमारी आती है, पर जैसे साइंटिस्ट्स ने बताया है इसकी मेन कॉज है जेनेटिक, ठीक है। जिनके फैमिली में
उनके फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री रिलेटिव्स में अगर किसी भी तरह की दिमागी बीमारी हो, वो साइकोटिक इलनेस हो सकती है जैसे शक वहम की बीमारी हो, या डिप्रेशन की बीमारी हो, या बाइपोलर की बीमारी हो, किसी भी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर अगर फैमिली में है तो नेक्स्ट जनरेशन में किसी और तरह की साइकेट्रिक इलनेस आ सकते हैं। सो इन सच पीपल जिनमें इस तरह की जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो, उनके लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशंस चलते हैं, या उनकी बचपन में काफ़ी स्ट्रेसर्स रहे होते हैं, या उनके चाइल्डहुड में कुछ ऐसे विचार हो सकते हैं जिसके वजह से जिससे वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो इस एक प्रीडिस्पोजिशन के साथ अगेन फाइनल एक स्ट्रेसर जब आता है, मे बी इट कुड बी सम सब्सटेंस यूज़ मेन में, या डेथ ऑफ अ लव्ड पर्सन, सो एनी काइंड ऑफ अ मेजर इशू जब होता है, ये डिसीज़ प्रेसिपिटेट हो सकती है। सो ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक के ऊपर जब स्ट्रेस बिल्ड होता जाता है, वन पॉइंट में वो ब्रिज ब्रेक हो जाता है एंड द डिसीज़ अपीयर्स। तो ये तो हमने बात की बाइपोलर डिसऑर्डर के मरीजों में, लेकिन जो इनका ख्याल रख रहे होते हैं जैसे उनके घर वाले या फिर उनके दोस्त, उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि लोग उनके बारे में बात नहीं करते। कई फैमिलीज़ में ऐसे सोचते हैं कि ये तो इनका बिहेवियर ही रहा है, क्योंकि ये इलनेस ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स के बीच में शुरू हो जाता है एंड बीच में बिल्कुल सही भी रहते हैं। फैमिलीज़ की ये सोच होती है कि ये इनकी पर्सनैलिटी है, इनका स्वभाव है कि सर्दी में हमेशा ऐसे रहता है, गर्मी में हमेशा ऐसे रहता है, 2-3 महीने में अपने आप सही हो जाता है, तो हमें उनको वक्त देना है। तो दिस इज़ व्हाट फैमिली थिंक्स। आखिर ये उनको समझ ही नहीं आती है कि ये भी एक बीमारी का लक्षण होता है, इसके लिए भी हमें हेल्प सीख करना होता है और इसकी इलाज भी होती है। सो आई वुड लाइक टू से द फैमिलीज़ की हेल्प इसका अवेलेबल है, ठीक है, और ये क्लियर कट एक बीमारी है। किसी में मूड फ्लक्चुएशंस इतना आना कि अपने वो दैनंदिन जीवन भी सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, ये नॉर्मल नहीं है। ये मूड फ्लक्चुएशन के अंदर हम नहीं देख सकते हैं। सो फैमिलीज़ को किसी पर्सन की मूड फ्लक्चुएशंस को प्रॉपर इम्पोर्टेंस देना है। एंड जब पर्सन इतना लो सोचने लगते हैं, यूजुअली उनको खुद को पता चल जाता है कि मैं लो फील कर रहा हूँ। अदर साइड जब हाई फील करने लगते हैं, फैमिलीज़ को ही उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्योंकि मरीज़ को खुद को ये नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम है, इनफैक्ट उनको और ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा होता है। सो फैमिली की ड्यूटी होती है टू फाइंड आउट कि ये थोड़ा तेज़ी के तरफ जा रहे हैं, सो दैट हम टाइम पे हेल्प सीख कर सके। और जब इलाज की बात आती है तो माइंड प्लस में बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए कैसा इलाज अवेलेबल है? बाइपोलर डिसऑर्डर की मैनेजमेंट 2 तरीके का है। वन इज़ विथ मेडिकेशंस, अदर इज़ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। मेडिकेशंस और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे हम सिम्टम्स की, मतलब लक्षणों की क्लैरिटी को कटा, और जो ड्यूरेशन होता है नॉर्मल इलनेस का, अगर वो 3 महीना है या 6 महीना है, तो हम उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मे बी इन 1 मंथ हम पेशेंट को नॉर्मल लाइफ दोबारा जीने को हेल्प कर सकते हैं, सिर्फ दवाइयों के साथ, एंड अलॉन्ग विथ प्रॉपर थेरेपी। एंड ऑल्सो ये बीमारी जो है ये क्रॉनिक कंडीशन है, मतलब एक बार आके चला नहीं जाता, इसकी एक कंटिन्यूस साइकिल चलता रहता है। कुछ लोगों में 3 साल के लिए चलता है, कुछ लोगों में 5 साल चलता है। सो वी डोंट हैव अ क्लैरिटी कि किस में ये दोबारा आ सकता है, किस में नहीं। तो हमें मेडिकेशंस को कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू करना पड़ता है, ताकि एक्स्ट्रा जो एपिसोड्स आने वाले हैं आगे, वो हम प्रिवेंट कर सकें। सो ट्रीटमेंट में एक है मेजरली मेडिकेशंस, जिस पे पर्सन को कंटिन्यूसली कंप्लायंट रहना है, मतलब दवाइयों को बीच में नहीं छोड़ना है। इसके साथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ टू टेक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम साइको एजुकेट करते हैं फैमिली को बीमारी के बारे में, एंड ऑल्सो पेशेंट को बीमारी के बारे में कंप्लीट जानकारी दी जाती है। उनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिया जाता है और कोपिंग स्किल्स उनके बढ़ाए जाते हैं, ताकि स्ट्रेस उनकी लेने की जो पैटर्न है वो हम करेक्ट कर सकें।
एंड पर्सनल इश्यूज़ अगर है रिलेशनशिप्स में तो इंटरपर्सनल थेरेपी दिया जाता है, कपल थेरेपी इफ़ रिक्वायर्ड दिया जाता है, एंड ऑल्सो रेगुलरली मूड को मॉनिटर करने की टेक्निक सिखाया जाता है, बिकॉज ऑफन लोग अपने मूड को मॉनिटर नहीं करते हैं. यू नो, वी डोंट लिव अ माइंडफुल लाइफ. वी इवन हैव एप्लीकेशंस हमारे हॉस्पिटल से माइंडफुलनेस का, जहाँ पे हम अपने बिहेवियर के बारे में, हम अपने मूड्स के बारे में, हम अपने डे टू डे एनर्जी के बारे में माइंडफुल हो सकते हैं. तो ये फ्लक्चुएशंस हमें खुद पता चल जाता है. सो इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, जब एपिसोड्स शुरू होने वाले होते हैं हम उसको पिकअप करके राइट टाइम पे हेल्प सीख कर सकते हैं. वही कहते हैं ना कि मूड ख़राब होना तो बहुत आम सी बात है, पर जब ये मूड ख़राब आपकी डेली ज़िंदगी को अफेक्ट करने लगे तब वो एक समस्या बन सकती है. राइट. डॉक्टर, अभी आपने जैसे बोला कि दवाइयों से हम मरीज़ को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए तैयार करते हैं, तो माइंड प्लस में जब मरीज़ों का इलाज हो जाता है तो ऐसा पॉसिबल है कि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं? Definitely, that is the aim of the treatment, to make the person live a life which is up to his full potential. ठीक है. Normal life when we say it is about जो बीमारी आने के पहले उनकी एक पर्सनालिटी थी, वैसे पेशेंट को दोबारा करना इस इलाज का मुख्य एम है. ओके. सो विथ ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला, सिवियरिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, ड्यूरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, और जो इंटर एपिसोडिक पीरियड है, मतलब तेज़ी और उदासी के बीच में जो नॉर्मल टाइम है उसको हम बढ़ा सकते हैं. एंड मेक श्योर कि ये जो नॉन फंक्शनल टाइम आ जाता है ना, इतना ज़्यादा एपिसोड चला जाता है कि पेशेंट अपने दैनंदिन जीवन को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, उस हद तक जाने से हम रोक सकते हैं. इवन इफ़ एक नई एपिसोड आ भी जाए तो हम उसको टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं. सो एंड इफ़ दैट इज़ डन, एंड सारे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स को सही तरीके से अगर लिया जाए तो पर्सन अपने नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं. बट देयर आर मोर थिंग्स विच पेशेंट हैज़ टू टेक केयर. सिर्फ मेडिसिन और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ये फिनिश नहीं होता है. जैसे ही हैज़ टू ऑल्सो टेक केयर अबाउट हिज लाइफस्टाइल, अपने रूटीन को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, एक टाइमिंग रखना, प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे उठना, अपने डाइट का ख्याल रखना, ओवर ईट ना करना, एक्सरसाइज करना, और अपने स्ट्रेस लेवल्स को एज लेस एज पॉसिबल रखना. जिस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं उन स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को अवॉइड करना. जिन सिचुएशंस को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं उन सिचुएशंस में अपने स्ट्रेस टॉलरेंस की टेक्निक्स जो है वो यूज़ करके उसके साथ रेजिलिएंट रहना, स्ट्रॉन्ग रहना, एंड ऑल्सो अपना मूड का रेगुलर डायरी मेंटेन करना. ये अगर पेशेंट कर सकते हैं तो ही विल बी एबल टू लिव ऑलमोस्ट अ नियर नॉर्मल लाइफ. और अपने डॉक्टर पे विश्वास होना भी बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है. ये बार बार लोग अक्सर डॉक्टर्स बदलते रहते हैं, उस वजह से भी इलाज में फ़र्क पड़ता होगा. रिगार्डिंग चेंजिंग डॉक्टर्स, ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये एक लॉन्ग टाइम की ट्रीटमेंट है. इट इज़ नॉट लाइक आज हमने दवाई दे दी, आज उनकी बुखार कट गया. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. दिस इज़ अ लॉन्ग टाइम इलनेस, और डिफरेंस दिखाई देने में वक्त लगता है. इट कुड बी 3 weeks for someone, it could be 6 weeks for someone. उस 3 हफ्ता या 6 हफ्ते तक सब्र रखना ज़रूरी है. अगर इस बीच आप एक डॉक्टर को छोड़ के दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हो तो ट्रीटमेंट नए से इनिशिएट करना पड़ता है ना. और जो हिस्ट्री ऑलरेडी एक डॉक्टर के पास होता है वो आपको दोबारा क्लैरिटी के साथ देना पड़ता है. सो ये चीज़ें हमें भी डिफ़िकल्ट होती है जब कोई पेशेंट मल्टीपल डॉक्टर्स के पास आके 10 टाइप्स ऑफ मेडिकेशंस ले आके आते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि क्या उनको सही बैठा है क्या नहीं, क्योंकि कई बार पेशेंट्स एडिक्वेट डोज, एडिक्वेट ट्रायल तक भी वेट नहीं करते हैं, उसके पहले ही डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं. तो दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर अस ऑल्सो टू मैनेज. सब्र ज़रूरी है. हम सभी जानते हैं कि भले ही बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आज बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात की है, पर अभी भी समाज में बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में सही जानकारी अवेलेबल नहीं है. आज डॉक्टर ने हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की. शुक्रिया डॉक्टर. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.